कल जो काम करके आने वाला था किए? क्या काम बोला था? किए? बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना कब हुई थी? 36। चलो ठीक है, उम्मीद करता हूँ बाकी भी याद करके होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की थी हमने, और मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से की थी? कि जो संग्राम है किसका, स्वतंत्रता का, वो कैसे चालू हुआ, क्यों चालू हुआ? क्योंकि गुलाम तो कई सालों से था भारत। गुलाम कैसे हुआ ये पढ़ते आ रहे हैं प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में। ठीक है, अब आज़ादी के लिए कैसी लड़ाई लड़ी गई, कौन कौन से संगठन सामने आए, कौन कौन से व्यक्ति सामने आए, कौन कौन से आंदोलन हुए, ये सब हमको इस टॉपिक में पढ़ना है अगले 9-10 लेक्चर में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए पहला टॉपिक इसी को मैं चुना था। ठीक, तो कल हम किस पर बात किए थे? स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत और उसके कारण, क्या कारण थे, सभी में लाइन से एक बार चर्चा किया हुआ हूँ। आज का जो भी लेक्चर है वो सब याद करने वाला है, तो आपको ध्यान देना था, इसलिए मैं बोला कि कल इसको आप याद करके आए रहते तो ज़्यादा बेहतर होता। ठीक, अब देखो, आज भले कांग्रेस की स्थिति डामाडोल है, लेकिन उस समय ये बहुत बड़ी पार्टी थी। ठीक है, उस समय ये बहुत बड़ी पार्टी थी। तो अब अपनी बात मनवाने के लिए या भारतीयों के हित के बात को अंग्रेजों के सामने रखने के लिए कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। ठीक, कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, और उसी प्लेटफॉर्म के रूप में कौन सामने आया? कांग्रेस। ठीक है, कौन सामने आया? कांग्रेस। तो कांग्रेस के गठन के पीछे मुख्यतः 3 कारण हैं, मतलब 3 ऐसे कारण थे जिसके वजह से जो उस समय के राजनेता थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनमें नाराजगी पनपी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की डिमांड सामने आई कि ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए, बननी चाहिए। तो वो क्या क्या कारण थे कांग्रेस के आने के, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला कारण था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, कल भी इस पर चर्चा किए थे। क्या था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? कि जो भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ कुछ भी बोलेगा, लोकल मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि उसको बैन कर दिया जाए। मतलब करना है तो सिर्फ क्या करना है? तारीफ। ठीक है, बुराई नहीं करना है। दूसरा, तो अब इससे हुआ क्या, लोगों में नाराजगी जाती, क्योंकि जो राजनेता थे कहीं ना कहीं समाचार पत्र के माध्यम से ही अपनी बात पहुंचाते थे, लोकल लीडर जो थे। अब उनकी आवाज दबा दी गई तो कहीं ना कहीं दूसरा माध्यम ढूंढेंगे, तो ढूंढे कांग्रेस के रूप में, तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रहा। आर्म्स एक्ट, आज आपको लगेगा कि यार आर्म्स एक्ट से क्या इतना परेशानी, उस समय के लोगों को था। ये भी 1878 में आया था आर्म्स एक्ट। बोले हथियार रखने के लिए अब तुमको क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। बोले ये तो हमारे परंपरा में चले आ रहा है कि हमको हथियार रखने। आज भी आप दक्षिण छत्तीसगढ़ में जाएंगे, जो आदिवासी होते हैं अपने साथ हथियार रखते हैं। तीर धनुष, मूड खराब हुआ। ठीक है, बाजार वगैरह में गए थे, कई लोग तीर धनुष पकड़ के घूमते थे। ठीक, तो आर्म्स एक्ट 1878 अब उनकी परंपरा में चले आ रहा है। अब यह जिस जंगल में रह रहे हैं, उस जंगल में सिर्फ वही थोड़ी रह रहे हैं, जानवर भी रह रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए तो कम से कम चाहिए, है ना। तो आर्म्स एक्ट 1878, अब उनको बोल दिया जाए कि भैया तुमको ये सब नहीं रखना है, उसके लिए लाइसेंस चाहिए, तो उन लोग भी खकवाएंगे। तो ऐसी उस समय के राजनेता लोग भी खकवाए। ठीक, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट 1878, और तीसरा जब इल्बर्ट बिल आया, इल्बर्ट बिल ये आया था 1883 में था, बाद में अमेंड होकर 1884 हुआ। अमेंड क्यों हुआ बताया था। इल्बर्ट बिल क्या कहता था कि भारतीय न्यायाधीशों को भी अधिकार मिलेगा कि वो यूरोपियन क्रिमिनल की सुनवाई कर सकें। लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ, और इस समय जो वॉइसरॉय थे रिपन, ऐसा बोला जाता है, ऐसे बताया जाता है कि उनको चेयर में बांध के मारा गया था कि तुम साले इंग्लैंड की तरफ हो कि इंडियन की तरफ हो। ठीक है, चेयर में बांध के मारा गया था, मतलब सोचो वो प्रधानमंत्री का दर्जा रखता था, उसको उसी के अधिकारी लोग चेयर में बांध के ठूसे उसको। ठीक है, बाद में अमेंड होके 1884 में फिर से आया, और अमेंडमेंट में ये था कि चलो ठीक है भारतीय न्यायाधीश करेंगे, लेकिन 50% ज्यूरी वाला कंसेप्ट होगा। मतलब एक टीम बैठेगी, जैसे 5 लोगों का एक ज्यूरी बना, तो 5 में से कम 50%, मतलब ढाई, अब ढाई तो हो नहीं सकते, कम से कम 50%, मतलब 3 लोग अंग्रेज होंगे, बाकी 2 भारतीय होंगे, ऐसे कंसेप्ट लाया। तो इल्बर्ट बिल, तो इल्बर्ट बिल से भी ये साफ हो गया कि अंग्रेजों के मन में कोई समानता का भाव नहीं है भारतीयों के प्रति। तो जो जिस इक्वालिटी की बात करते हैं वो यहाँ एटलीस्ट नहीं है, भारत में नहीं है। तो बोले कि नहीं, हमको अपनी आज़ादी की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, और इसी के वजह से एक संस्था बन के आई जिसका नाम था कांग्रेस। तो कांग्रेस का गठन कब हुआ अगर पूछा जाए तो ये हुआ 1885 में, 1885 में। ठीक है, किसके कार्यकाल में ये पूछा जाता है। अब मैं वॉइस रॉय बोलूँ या गवर्नर जनरल बोलूँ तो समझना वॉइस रॉय क्या है। तो उस समय जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी संभाल रहे हैं, है ना, नरेंद्र मोदी जी संभाल रहे हैं, बस वैसे ही उस समय
अंग्रेजी हुकूमत थी, तो उनके तरफ से प्राइम मिनिस्टर कौन था समझ लो, तो वो वाइस राय था। तो वाइस राय उस समय कौन थे? डफरिन थे, डफरिन थे, ठीक है, डफरिन है, याद रख लेना, ये पूछा जाता, बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है। कांग्रेस से राहुल गांधी, राहुल गांधी के जो समर्थक हैं वो ये बोल सकते हो कि डफर नहीं है, और जो विरोधी हैं वो ऐसा, ठीक है। कार्यकाल डफरिन, डफरिन के कार्य में, और डफरिन का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था? 1884 से 1888 तक, ठीक है, 1884 से 1888 तक, ठीक। लेकिन ये मेरी भविष्यवाणी, आगे चल के बहुत बड़े नेता बन के उभरेंगे, ठीक है, शर्त लगा लो। लोग एक समय तक किसी का बहुत बुराई करते हैं, फिर उसी की वाहवाही करते हैं, और जिसकी वाहवाही करते हैं उसके बाद में बुराई करते हैं। एक टाइम तक विकास देवी कीर्ति और ओझा सर बहुत चले, ठीक है, अभी उनको कोई पूछने वाला नहीं, हर कोई उसके विरोध में सामने आ गया, तो चलते रहता है। तो कार्यकाल किसका कार्यकाल था? डफरिन का, 1884 से 1888। कांग्रेस बना कब? 1885 में। कांग्रेस क्यों बना, क्या कारण थे तत्कालिक, तो ये सब हम चर्चा कर लिए। कांग्रेस कब बना? 1885 में। किसके कार्यकाल में बना, ये भी पूछा था, डफरिन के कार्यकाल में, 1884 से 88 इनका कार्यकाल था, ठीक, याद रहेगा, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है तो। ओके, अब देखो, जब ये कांग्रेस बना तो दो थ्योरी सामने आई, ठीक है, दो थ्योरी सामने आई। कौन कौन सी दो थ्योरी सामने आई? पहला, कांग्रेस के गठन के बाद दो थ्योरी सामने आई। पहला था सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, हिंदी में भी वही बोलोगे, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। दूसरा आया नेशनलिज्म थ्योरी, राष्ट्रवादी सिद्धांत, नेशनलिज्म थ्योरी, राष्ट्रवाद का सिद्धांत। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्या कहता है? इसके प्रतिपादक थे ये लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। सेफ्टी वॉल्व, आप जब केमिस्ट्री लैब बचपन में गए होंगे, अगर ले जाते थे होंगे, ठीक, तो वहाँ से ट्यूब्स रहते थे, टेस्ट ट्यूब्स, उसमें देखना वो फ्लास्क में एक ठूसे रहता था कुछ लकड़ी, उसी को बोलते थे वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व, ताकि अंदर का मटेरियल बाहर ना आ सके। जैसे कुकर चलाते होंगे, उसमें भी प्रेशर कुकर चलाते हैं, तो एक सेफ्टी वॉल्व रहता है, नहीं रहेगा तो फट जाएगा कुकर, ठीक। तो क्यों है? ताकि अंदर का प्रेशर एकदम अचानक से ना फटे, धीरे धीरे बाहर आए। सीटी बजाते तो वही तो होता है, धीरे धीरे सब बाहर। अब समझ के देखना, मान के चलो मैं मंत्री हूँ, ठीक है, मंत्री हूँ, मेरे वजह से भर्तियाँ रुकी हुई हैं, ठीक है, मैं बोल दिया कि भैया पैसा नहीं है, कहाँ से, समझ गए कौन से मंत्री हूँ। अब आप अचानक से आए, क्या लेके? मांग लेके कि सर हम सोचे थे कि आप मंत्री बनोगे तो कुछ अच्छा होगा, स्टूडेंट्स के हित में सोचोगे, ऐसे आए, और मैं अचानक से सबको दुत्कार दूँ, चलो चलो हटो, निकलो बाहर, ऐसे तो विरोध करोगे मेरा, चाहिए हो सकता है घेर के सोच भी दो, ठीक है। लेकिन सोचो, मुझे मालूम है मेरे को आपकी डिमांड ऐसे भी नहीं माननी है। दो तरीके हैं आपको मना करने के, एक तो स्पष्ट ना बोल दूं, नहीं होगा भैया अभी आप लोग जाओ, 5 साल बाद देख लेना, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है कि मैं बैठूं बढ़िया चेयर लगा के कि हाँ रिद्धि बताओ क्या परेशानी है बेटा, बोले जॉब नहीं लग रहा ना, ठीक है, अच्छा आपकी क्या परेशानी है, वैकेंसी नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसे सबकी परेशानी सुनो, अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ, देखता हूँ, ये पुराने सरकार की वजह से है, ऐसे थोड़ा बहुत आश्वासन दूँ, और ठीक है आप लोग अभी घर जाओ, मैं देखता हूँ, विचार करता हूँ, अभी क्या होगा आपके मन को तसल्ली हो जाए। करना ऐसे भी नहीं है, वैसे भी नहीं था, लेकिन दोनों में अंतर हो गया। पहले में मैं स्पष्ट ना बोल दिया, या ये हो सकता है आप 10 मांगे लेकर आओ कि मुझे ये भी मनवाना ये भी मनवाना है, तो 10 में 10 मांगे ना पूरी करके एक मांग पूरी कर दिया और बाकी 9 को देखते हैं बोले, तो आपके मन में एक तसल्ली रहेगा कि यार एटलीस्ट एक मान ली है, बाकी 9 भी माने जाएंगे, ठीक है। तो जितनी मांगे हैं वो मांग भरने के पहले पूरी हो जाती है, मांग भरने के बाद पूरी हुई क्या? भाभी नहीं नहीं बोल रही है, बोले सर आपको कैसे मालूम, मैं भी भर दिया किसी का नहीं समझे, चलो। तो अब वो 9 पूरा नहीं किया, मैं 1 पूरा किया, और उससे हुआ क्या, आप लोगों का गुस्सा क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक। तो लाला लाजपत राय भी यही बोले कि भैया जो कांग्रेस का गठन हुआ है ये गुस्सा थूकने के लिए है, ताकि एक प्लेटफॉर्म मिल जाए भारतीयों को, वहां पे वो अपनी मांगे रखें, अंग्रेज उसको टरकाएं, 10 में से 1 मांग पूरी करें, 9 को दुत्कार दें, और अचानक से जैसे 1857 में विद्रोह हुआ था वैसा कोई विद्रोह ना पनपे। तो ये था सेफ्टी वॉल का सिद्धांत, मतलब ये अपोजिट में बात की है, समझ लो कि ये तो कांग्रेस का नहीं, मतलब अंग्रेजों के हित के लिए,
ठीक। दूसरा आया राष्ट्रवादी सिद्धांत, नेशनलिज्म थ्योरी बोला जाता है। इसको किसने दिया? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये बोले अच्छा सेफ्टी वॉल सिद्धांत, अगर तुम्हारे में इतना दम है तो तुम ही बना लेते एक पार्टी, अभी तक क्यों नहीं बना ऐसा कोई पार्टी जो भारतीयों के हितों की बात करे। इसीलिए ये बना कि जिस दिन कोई भारतीय ऐसे कांग्रेस जैसे कोई पार्टी गठन करती, तुरंत अंग्रेज क्या करते, उसको दबा देते, आपको जेल में डाल देते। ठीक। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, ये जो कांग्रेस का गठन हुआ, उस कांग्रेस के गठन में उसके अगर फाउंडर पूछा जाए, संस्थापक पूछा जाए, तो कौन थे? कोई भारतीय नहीं थे, एक विदेशी थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम बोला जाता है प्यार से। ठीक है, एओ ह्यूम। और ये क्या थे? रिटायर्ड ऑफिसर थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, ये रिटायर्ड ऑफिसर थे। तो कोई इंडियन नहीं था, इंडियन की बात की जानी थी, इंडियन का पार्टी होना था, लेकिन संस्थापक इंडियन नहीं था। वो कौन था? यूरोपियन था, एओ ह्यूम। ठीक। तो यही बोले कि भैया ये हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतीक है कांग्रेस, अगर हम किसी भारतीय को सामने रख देते ना तो वो तुरंत वो संस्था बंद हो जाती चालू होने से पहले, लेकिन चूंकि इसमें कोई यूरोपियन सामने रखे हैं इसलिए इसका बंद होने का चांस कम है। अंग्रेज समर्थन कर रही, नहीं तो काहे कांग्रेस को चलने देती। ठीक। तो ये किसकी थ्योरी थी? गोपाल कृष्ण गोखले की थ्योरी थी, जो राष्ट्रवादी सिद्धांत कहलाता है। तो ये दो अलग अलग विचारधारा सामने आते हैं कांग्रेस के गठन के संबंध में। ठीक है। अब ये जो डफरिन चुपचाप देख रहे थे, जो ये वॉइसरॉय हैं डफरिन, 1884 से 1888 कार्यकाल था, और इसी के बीच में देखो 1885 में कांग्रेस का गठन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब जो भी कुछ हो रहा था इन्हीं के समय में हो रहा था, डफरिन के कार्यकाल में। तब तक कुछ नहीं बोले ये, तब तक कुछ नहीं बोले, लेकिन आगे चल के डफरिन ही कांग्रेस का विरोध करने लग गए। क्यों? उसके पीछे कुछ कारण थे। जैसे ही कांग्रेस का पहला सेशन हुआ, उसमें पहले सेशन में 9 रिजोल्यूशन पास किए। पहले सेशन में कांग्रेस ने 9 रिजोल्यूशन पास किया। पहले सेशन में 9 रिजोल्यूशन पास किए। ये 9 रिजोल्यूशन को देख के डफरिन हड़बड़ा गया, बोले ये सब कांग्रेस की मंशा थी। ठीक है। उसमें से कुछ प्रमुख बातें मैं बता रहा हूं जिसकी वजह से डफरिन नाराज हो गए। पहला था, उन्होंने क्या बोला, जो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, जो अभी तक जिसका सेंटर सिर्फ और सिर्फ लंदन में, आपको 20 किलोमीटर दूर भेज देते ना सेंटर, तो आप चिड़चिड़ाते हो। एक जिले से दूसरा जिला भेज दिया, चिड़चिड़ाते हो। लेकिन सोचो, आपको इंडियन सिविल सर्विस जैसे यूपीएससी है वैसे इंडियन सिविल सर्विस था, उसका एग्जाम दिलाना है, भारत में नहीं है उसका सेंटर, कहाँ है? लंदन में। मतलब लाखों रुपए खर्च हो जाते। ठीक है। तो सिर्फ एग्जाम दिलाने के लिए, वो भी गारंटी तो नहीं है कि वहाँ पास हो जाओ, सिर्फ एग्जाम दिलाने के लिए, एक अटेम्प्ट दिलाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? लंदन। तो बोले जो आईसीएस का एग्जाम है वो लंदन के साथ साथ उसका सेंटर कहाँ हो? भारत में भी हो, इंडिया में भी हो। ये पहली मांग थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोग इसमें शामिल हो सके। ठीक है। दूसरा, बोले जितने भी ऐसी नीतियां हैं, दमनकारी नीतियां, वो है ना, दमनकारी नीति। दमनकारी नीति मतलब कोई लीडर अपनी बात उठा रहा है, कोई रैली कंडक्ट करा रहा है, उसको जेल में डाल दिए। कोई लेख लिख रहा है, छाप रहा है, उसको जेल में डाल दिए। तो जितनी भी दमनकारी नीति थी, खास करके भारतीय राजनेताओं के खिलाफ, वो सब नीतियों को बंद करो। ये इन लोगों की मांग थी, ये रिजोल्यूशन पास किए थे कि ये सब हम अंग्रेजों के सामने रखेंगे। एक और, मिलिट्री एक्सपेंडिचर। मिलिट्री एक्सपेंडिचर बोले जितना तुम सेना में खर्च कर रहे हो, लड़ाई झगड़े में, युद्ध में खर्च कर रहे हो, उसका बजट कम करो, क्योंकि इसमें बहुत खर्चे होते थे। इतने युद्ध हुए कि ऐसे ही अर्थव्यवस्था चरमरा जाती थी युद्ध लड़ने की वजह से। ठीक है। तो ये सब देखते हुए, और भी बहुत सारे रिजोल्यूशन थे, काम का ये सब है। ठीक। तो ये सबको देखते हुए डफरिन चिड़चिड़ा गया और बोला कि ये जो तुम बातें रख रहे हो ना, ये कुछ ही लोगों की मांगे हैं, कुछ ही लोगों की बातें हैं, कुछ ही लोगों का विचार है जिसका तुम प्रतिनिधि बनकर सामने आए हो। तो कांग्रेस को इसने चिढ़ाया और क्या बोला? कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, सूक्ष्म अल्पसंख्यक। सूक्ष्म अल्पसंख्यक क्यों? पहले सेशन में ऐसी 70-72 लोग पार्टिसिपेट किए थे, ज्यादा लोग आए नहीं थे। तो बोले तुम 70-72 कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी पूरे भारत की जनता को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, सिर्फ 70-72 लोग। अब ऐसी बैठक में कम ही लोग आते हैं, चाय नाश्ता मिलता है तब जाते हैं, ऐसा रहता है। ठीक है। कोई समाज का भी मीटिंग होता है तो डिनर लंच का आयोजन रहेगा तो ज़्यादा भीड़ दिखेगा, कुछ नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा। ठीक है। तो बस वैसे ही इसमें भी बहुत कम लोग आए, तो ये बोला माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है कांग्रेस, सूक्ष्म
अल्पसंख्यक है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक किसने बोला? डफरिन ने बोला। समझ आई बात? इतनी सी, ठीक। चलो अब देखो, जब कांग्रेस का गठन होता है, कांग्रेस का गठन होता है तो कुछ नियम बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। जैसे कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ होना था? कांग्रेस का फर्स्ट सेशन जो होना था वो पूना में होना था। ये डिसाइड किए थे कि जो पहला अधिवेशन होगा कहाँ होगा? पूना में होगा। लेकिन वहां फैल गया क्या? हैजा, हैजा फैल गया। अब बोले कि हम लोग जाएंगे, हम लोग भी हैजा ग्रस्त हो जाएंगे, तो पूना के जगह क्या किया गया? बम्बई। ये जो बता रहा हूँ काम का चीज़ है, ठीक है, खास करके जो लिख देता हूँ काम का ही चीज़ रहता है। तो पूना से कहाँ किए गए? बम्बई किए गए। तो पहला सेशन कांग्रेस का कहाँ होने वाला था? पूना में। कहाँ हुआ? बम्बई में। तो बम्बई में फर्स्ट सेशन हुआ और कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ रूल्स बनाए गए, जिसमें पहला रूल था कि जो भी बात होगा वो सभी के हित के लिए होगा, मतलब भारतीयों के हित के लिए होगा, भारतीयों के हित के लिए होगा। मतलब राष्ट्रवाद की बात की जाएगी, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। क्योंकि एक टॉपिक हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कांग्रेस से पहले और कितने राजनीतिक संगठन थे, ठीक है। तो उन लोग, कोई लैंड होल्डर सोसाइटी है, किसी जमींदारों की बात कर रहा है। एक बंग भाषा प्रकाशक सभा था जो बंगाली भाषा के लिए अपनी आवाज़ उठाता था कि बंगाली भाषा को प्रमोट करो। तो बोले ये किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी समुदाय विशेष नहीं होना चाहिए, पूरे के पूरे भारतीय लोगों की बात करनी चाहिए। तो जितने भी मुद्दे रहेंगे सब भारतीयों के हित के लिए रहेंगे, किसी व्यक्ति या किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं रहेंगे। दूसरा बोले हर अधिवेशन एक साल में कम से कम एक अधिवेशन होगा, ठीक है, एक साल में, एक ईयर में एक सेशन होगा। तो आमतौर पे दिसंबर महीने में एक सेशन होता था, मतलब नया साल लगने के 3-4-5 दिन पहले, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, ऐसे इन लोग हर साल एक सेशन कंडक्ट कराते थे, जिसमें कोने कोने के जितने भी नेता रहते थे उन लोग आके पार्टिसिपेट करते थे जो कांग्रेस ज्वाइन किए। तो एक साल में एक सेशन होना था, ये बात रखी गई। और इसके अलावा कोई और स्पेशल सेशन कंडक्ट कराना तो साल के बीच में हो सकता है, जरूरी थोड़ी पूरा साल का इंतजार करें एक साल खत्म होने का कि उसी टाइम चर्चा करेंगे। कोई विशेष मुद्दा आया तो विशेष अधिवेशन रखा जा सकता है, ठीक है। और इसी में याद रखना पहले सेशन के जो अध्यक्ष थे उनका रखना WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बंगाली थे, बनर्जी मतलब बंगाली, ठीक। तो जो पहले सेशन के अध्यक्ष थे कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। हर साल एक सेशन रखेंगे बोले, और एक सेशन, पहले सेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर? तो ये थी पूरे कांग्रेस की गठन की कहानी। अब हमको आगे चल के टॉपिक पढ़ना है कांग्रेस सेशन। पूरा भारतीय आंदोलन उसी में समाहित है कांग्रेस सेशन में। आज ही उसको कवर करेंगे, वो सिर्फ याद करने वाला पॉइंट है, लेकिन आगे चल के विस्तार से एक एक सेशन में पूरी एक एक कहानी, एक एक लेक्चर है, आपको सेशन इजीली याद हो जाएंगे। बट आज भी प्रयास करेंगे कि हम उसको देख लें, याद कर लें, उस टॉपिक पे आएंगे। लेकिन कांग्रेस ही केवल एकमात्र संस्था नहीं थी, कांग्रेस ही एकमात्र संस्था नहीं थी जो भारतीयों की बात अंग्रेजों तक रखे। उससे पहले भी और कुछ राजनीतिक संस्थाएं थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनका गठन हो चुका था, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व की राजनीतिक संस्था, इसको भी देख लेते हैं, फिर कांग्रेस पे वापस दोबारा आ जाएंगे। 1836 में एक संस्था बनी जिसका नाम था बंग भाषा प्रकाशक सभा। क्या? बंग भाषा प्रकाशक सभा, अंग्रेजी में वही है, बंग भाषा प्रकाशक सभा, ठीक है। जैसे अब इसके संस्थापक कौन थे? तो गौरी शंकर, गौरी शंकर तर्क बगिश, गौरी शंकर तर्क बगिश, गौरी शंकर तर्क बगिश, ये इसके संस्थापक थे। किसके? बंग भाषा प्रकाशक सभा के। इसके दो उद्देश्य थे बंग भाषा प्रकाशक सभा के। पहला उद्देश्य था जागरूकता फैलाना, जागरूकता फैलाना, टू क्रिएट अवेयरनेस, टू क्रिएट अवेयरनेस बिटवीन इंडियंस। किसके प्रति अवेयरनेस, किसके प्रति जागरूकता? तो जो अंग्रेज पॉलिसी ला रहे हैं उन पॉलिसीज को समझाना, अंग्रेज कैसे शोषण कर रहे हैं भारतीयों का उनको समझाना, उसके प्रति जागरूकता लाना, ये इसका उद्देश्य था। और दूसरा प्रमुख उद्देश्य था बंगाली भाषा को प्रमोट करना, बंगाली भाषा को प्रमोट करना, ठीक है, बंगाली भाषा को प्रमोट करना। नाम से क्लियर है, देखो, बंग भाषा, बंगाली भाषा, ठीक है, बंग भाषा प्रकाशक सभा। तो इसका गठन कब हुआ बोले तो 1836 में। ये कई बार पूछा गया भी क्वेश्चन है, इसको याद करना होगा तो ऐसे रखना, बंग भाषा, बंग से थोड़ा बकने वाला शब्द आता है, बक, ठीक है, बंग भाषा, अभद्र भाषा ऐसा टाइप को बोलते हैं,
ठीक है, तो जिसके साथ 36 का आंकड़ा रहता है उसी को बकते हो आप। ठीक, तो वैसे याद कर लेना। 1838 में जमींदारी एसोसिएशन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसका अंग्रेजी में भी नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी। तो जमींदारों का दबदबा तो कई सालों से चले आ रहा था, अंग्रेजों के टाइम में भी था। अंग्रेजों ने जमींदारों के माध्यम से बहुत पैसे खींचे हैं। तो जमींदार अपने हितों की बात करने के लिए एक संस्था बनाए थे, एक पार्टी बनाए थे, जिसका नाम था उस पार्टी का जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो दो लोग नाम मिलेगा आपको, राधाकांत देव, राधाकांत देव, और दूसरा देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक, फिर 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसको कैसे याद रखना, ये 1843 में, ये 3-4 ठोक नाम है, देखोगे तो बंगाल एक नाम हो गया, ब्रिटिश हो गया, इंडिया हो गया, 3-4 ठोक नाम है। ठीक है, तो बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये 1843 में बना है। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। क्लियर? कब बना? 1843 में बना। इसके संस्थापक है जॉर्ज थॉमसन। जॉर्ज थॉमसन, जॉर्ज थॉमसन। ये जितने भी अभी मैं बता रहा हूँ, ये एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को बस छोड़ दो, ये लंदन में थे। ये जितने भी मैं अभी फिलहाल पार्टीज बता रहा हूँ, ये सब का गठन कहाँ हुआ पूछे तो बंगाल में। ये सब बंगाल की पार्टीज थी, बंगाल की पॉलिटिकल पार्टी। बोले सर कांग्रेस का कहाँ हुआ? तो कांग्रेस पूरा एक नेशनल पार्टी थी, इसलिए कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन नहीं बता, लेकिन ये सब पार्टी कहाँ की थी? बंगाल की थी। ठीक है, जैसे जोगी कांग्रेस है, जनता कांग्रेस है। जोगी कांग्रेस बोले कहाँ की पार्टी है? छत्तीसगढ़ की। लेकिन बीजेपी कहाँ की पार्टी? तो बीजेपी तो पूरा इंडिया का है ना, वैसे कांग्रेस पूरा इंडिया का था, और वैसे ये सब जो है बंगाल के थे। तो मेनली उस टाइम कहाँ कहाँ ज़्यादा पार्टीज देखने को मिलते थे? बहुत सारे। तो ये बंगाल में एक देखने को मिल जाएगा आपको, बम्बई में पढ़ेंगे, बंगाल हो गया, बम्बई हो गया, मद्रास में पढ़ लेंगे, और एक आध इंडिया के बाहर भी हुआ, लंदन में। बोले सर इंडिया के बाहर क्या करने के लिए गया है? तो अंग्रेजों के बारे में ऐसा बोला जाता था कि वो न्यायप्रिय हैं, और बेशक न्यायप्रिय थे, लेकिन इंडिया में नहीं थे। अपने कंट्री में वहाँ न्यायप्रिय थे, वहाँ बाकायदा न्याय होता था, और इसीलिए इसीलिए जितने भी यहाँ के पॉलिटिकल प्रिजनर थे भाग के कहाँ चले जाते थे? इंग्लैंड। कई लोग तो लंदन में पार्टी बन रही, बताओ, कुछ क्राइम करके लंदन भाग जाते थे। ठीक, क्योंकि वहाँ की सरकार दुख दर्द समझती थी, या ऐसा दिखावा करती थी कि दुख दर्द समझते हैं। तो कुछ पार्टीज लंदन में बने थे, तो कुछ हमको बंगाल के पार्टीज पढ़ने, कुछ मुंबई के और कुछ मद्रास के। तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो बंगाल के, ये लंदन वाला बीच में घुस गया है, बाकी इसको बताता हूँ। ठीक है, फिर 1851 में क्या किए? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया गया या गठन किया गया। 1838 + 43 लिखा है, इसका क्या मतलब? 1838 में जो पार्टी थी लैंड होल्डर सोसाइटी, और 1843 में जो पार्टी थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसको मिला के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का नाम दे दिया गया 1851 में। तो ये दो पार्टी का विलय करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन पार्टी बनाई गई 1851। ठीक है, ये अलग से पढ़ लेना, याद कर लेना, ये बंबई में नहीं है, लंदन में बनाए थे दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में बनाए थे। अब देखो, अब 1875 में एक और पार्टी बनी, इंडियन लीग बाय शिशिर कुमार घोष। ये शिशिर कुमार घोष नेता थे। ये आए बोले कि जितने भी पार्टी बनी ना, सब अमीर लोगों की पार्टी है, जितने भी हैं अमीर लोगों की पार्टी है, कोई भी आम जनता की बात नहीं कर रहा है, सारे अपने हित की बात कर रहे हैं, सबको पैसा दिख रहा है। बोले आम जनता की बात कौन करेगा, कौन सी पार्टी करेगी? तो बोले मैं अलग से पार्टी बना रहा हूँ। ये सब देखो, लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारों का है, सब रसूखदार लोगों का पार्टी था। तो इसने आम जनता के लिए एक पार्टी बनाई जिसका नाम था इंडियन लीग। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष। 1875 में इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। ठीक, डायरेक्ट याद करना होगा तो शिशिर से शिविर याद कर लेना, शिविर में लोग आते हैं, लोग से लीग याद रख सकते। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। ठीक है, फिर जस्ट 1876 में आगे चल के एक इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, ये एक पार्टी बनती है, और इसका एक और दूसरा नाम है इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इसके संस्थापक थे सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन ने कुछ मांगे रखी। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले आईसीएस थे। इंडियन नेशनल एसोसिएशन ने कुछ मांगे रखी। क्या मांगे रखी, ये सवाल पूछा गया, इसलिए यहाँ पे पॉइंट डाल दिया हूँ। पहला, 1877 में आईसीएस एज का विरोध किया, इंडियन सिविल सर्विसेज का। मैंने एक बताया था कि 19 साल कर दिए थे, मतलब उम्र में कमी कर दी गई थी। इसका कारण क्या था? अंग्रेज चाहते थे कि कम से कम भारतीय लोग प्रशासन में हिस्सा लें। उसका
एक तरीका था कि एज को कम कर दिया जाए, मैक्सिमम एज लिमिट को। क्यों? क्योंकि जैसी मैक्सिमम एज लिमिट को हम कम करेंगे, जो इंडियंस हैं वो बाहर हो जाएंगे। कैसे बाहर हो जाएंगे? क्योंकि ये इसका एग्ज़ाम होता है लंदन में, पढ़ाई होती है लंदन में, सिलेबस लंदन वाला। तो भैया यहाँ का जब 12वीं पास करके जाएगा, वो उस टाइम 12वीं था कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब जाएगा तब तो उसका एज वैसे ही 17-18 साल हो जाएगा, बचपन से थोड़ी ना भेज देंगे, है कि नहीं? तो बोले जैसी एज हम कम करेंगे उनको, भारतीयों को मौका ही नहीं मिलेगा। तो जो वहीं के स्थानीय है, वहीं पले बड़े हैं, वहीं कोचिंग करेंगे, वहीं एग्जाम दिलाएंगे, हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक, तो इसका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने विरोध किया और बोले कि इसकी उम्र जो कम की हो इसको बढ़ाओ। आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का भी विरोध किया, उसी हाल फिलहाल में 1878 में ये आया था एक्ट, इसका विरोध किया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये पॉइंट मैं आपको बता दिया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसके देखो संस्थापक तो नहीं मिलते, पहले अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जाएगा, तो पहले अध्यक्ष राधाकांत देव थे। तो ये जितने भी संस्था थे कहाँ के थे? बंगाल के। ठीक है, बंबई में 2 संस्था मिलती है, एक 1867 में पूना सार्वजनिक सभा, जिसके संस्थापक थे एम.जी. रानाडे। अब इसमें समझाने का कुछ नहीं, बस याद ही करना है। इसका एक और डेट मिल जाएगा, बट 1867 को आप याद रखना। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, कांग्रेस भी बना था, और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसके कौन कौन अध्यक्ष थे या फाउंडर में कौन कौन शामिल थे अगर पूछा जाए, तो इसके संस्थापक में 3 नाम है, इसको आप याद रखना। जैसे एक बीएसएफ होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो ऐसी बीटीएफ कर लेना, ऐसी याद रख ले। बी से आपको बॉम्बे प्रेसिडेंसी याद आ जाएगा, और बी से बदरुद्दीन तैयबजी, टे से तेलंग, पूरा नाम है केटी तेलंग, और एफ से फिरोज शाह मेहता, बीटीएफ। ठीक, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसके संस्थापक कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, तेलंग और फिरोज शाह मेहता, इसको आपको याद रखना। तो ये बंबई में 2 पार्टीज, मद्रास में देखो, मद्रास में भी कुछ पार्टीज बने। एक फेमस पार्टी है मद्रास महाजन सभा, आज भी अस्तित्व में है, मद्रास के लोकल पार्टी के नाम जाना जाता है। तो मद्रास को याद रखने का तरीका बहुत आसान है, मद्रास में लास्ट में रास आ रहा है ना, RAS। जैसे बॉम्बे का कैसे याद किए? BTF, वैसे मद्रास का रास याद कर लेना, RAS। आर से राघवाचार्य, ए से आनंद चार्लू, एस से सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू पूरा नाम है, राघवाचार्य। तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये INC वाला तो डिस्कस कर लिए, कॉन्फ्रेंस को छोड़ दो। ठीक, ये वाला पार्ट छोड़ दो। अब यहाँ से देखना, इसको काट देना। 1885 में डफरिन के कार्यकाल में, डफरिन के कार्यकाल में A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। और कांग्रेस के बारे में तो हम पढ़े ही, पूरा डिटेल देखें। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई समस्या तकलीफ? एक बार 2 मिनट में उसको रिवाइज करो जितना पढ़ा है। सेशन थोड़ा लंबा होगा, 1 घंटे से ज़्यादा जाएगा। पानी लाना तो दोनों क्यों हंस रहे हो? बीच बीच में मुस्कुरा रहे हो, कुछ बात? क्या बोल रही है? जा रहा है इसलिए हंस रहे हो? कैसे ये मना ली दिवाली? चलो हो गया। ठीक, अब कांग्रेस के अधिवेशन, ये आगे चल के हम इसी में डिटेल में बात करेंगे, बट एक साथ सेशन
देख लेते हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, सारे सेशन में याद कराने की कोशिश करता हूँ। कुछ आगे चल के जब एकदम डिटेल में बात करेंगे, जैसे यहाँ पे 1905 में एक सेशन मिलेगा, यहाँ पे गायब है, ठीक है, हाँ ये बनारस वाला, अब उस पर पूरा एक लेक्चर है, ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा जब डिटेल में बात करेंगे, बट फिर भी कोशिश करते हैं आज के इस सेशन में हम आपको ये याद कराएं। देखो शुरुआत के जो 6 सेशन है वो आपको इजीली याद हो जाएंगे। ये आपका इंडिया का ऐसे मैप, ऊपर में क्या पड़ता है, इलाहाबाद, याद रखते चलना, इलाहाबाद है ना, इधर क्या पड़ेगा, बंबई, ठीक, यहां नीचे मद्रास पड़ेगा, और इधर क्या पड़ेगा, बंगाल, ठीक है, मतलब बंगाल मतलब कलकत्ता, कलकत्ता, इलाहाबाद, मद्रास, मद्रास तमिलनाडु वाला, ठीक है, बम्बई, मुंबई, कलकत्ता, कोलकाता, ठीक है, ये 4। तो अब सेशन कैसे हुए, देखो 1885 में सबसे पहला सेशन कहाँ हुआ, बंबई में हुआ, लेफ्ट राइट नीचे ऊपर, ठीक है, लेफ्ट राइट नीचे ऊपर, तो सबसे पहला सेशन बंबई में 1885 में, फिर 1886 में कहाँ होगा, देखो कलकत्ता में 1886 में, फिर 1887 वाला कहाँ होगा, मद्रास में, फिर 1888 वाला कहाँ होगा, इलाहाबाद में, ठीक है, फिर 1889 वाला कहाँ होगा, बम्बई में, फिर 1890 वाला कहाँ होगा, कलकत्ता में, फिर 1891 वाला कहाँ होगा, हाँ ये नहीं होता, 6 शुरू का 6 बस बोला, लेफ्ट राइट नीचे ऊपर, फिर लेफ्ट राइट, शुरू के 6 सेशन आपको इजीली याद हो जाएंगे। सबसे पहला सेशन बम्बई में कब हुआ, 1885 में, दूसरा सेशन 1886 में, तीसरा सेशन 1887 में, चौथा 1888 में, पांचवा 1889 और छठवा 1890 में। कहाँ कहाँ, तो बम्बई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद, फिर बम्बई, फिर कोलकाता। तो ये लाइन से 6 सेशन आप इजीली याद रख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। शुरू के पूरे 6 सेशन याद करा दिया, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, ये याद रख लेना, शुरू के 6 सेशन पूरा ऐसे रिपीट होते हैं, ठीक। अब संस्थापक याद कराता हूँ, सबसे पहला संस्थापक व्योमेश चंद्र बनर्जी, बनर्जी बंगाली है, बंगाली है मतलब हिंदू है, ठीक है, अब ये हिंदू। अब देखो जितने भी संस्थापक अभी आपको देखने को मिलेंगे ये सब अलग अलग जाति धर्म वाले रहेंगे, ठीक है, कारण क्या, अभी यहाँ के जो सीएम है विष्णुदेव साय, तो सीएम बनाना है नहीं बनाना है सिर्फ चेहरे के हिसाब से नहीं जाते कि हाँ इनका पकड़ अच्छा है, ये अच्छे नेता है करके बना दिए, और भी बहुत सारे खेल होते हैं, ठीक है, कि ओबीसी ज़्यादा है, एसटी/एससी ज़्यादा है, आदिवासी ज़्यादा है, तो उन मुद्दों को भी सामने रखा जाता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना था, इसलिए क्या किया, हर वर्ग के लोगों को जोड़ना था, तो सबसे पहले हिंदू आ गए, कांग्रेस एक संस्था, कांग्रेस को फेमस करना था, फेमस बनाना था, ताकि लोग जुड़े, जाने कांग्रेस को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। अब सिर्फ हिंदू हिंदू वाले रहेंगे तो मुस्लिम नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम रहेंगे, हिंदू नहीं जुड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम बस किए और बाकी लोग नहीं जुड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हिंदू आ गए व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे वाले में आ गए दादा भाई नौरोजी, ये दादा भाई नौरोजी ये भी बोले हिंदू है, हिंदू नहीं है, ये पारसी थे, ठीक है, क्या थे, पारसी थे। रतन टाटा भी क्या थे, पारसी, ठीक है। फिर बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम को भी लेके आए, क्योंकि आगे चल के ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कांग्रेस जो है केवल और केवल हिंदुओं की संस्था है, इसलिए आगे चल के मोहम्मद अली जिन्ना अलग अपना एक पार्टी बना लिए थे, ठीक है। कुछ मुस्लिम नेता अलग से अपने हित के लिए अलग पार्टी बना लिए, तो ये हिंदू हो गए, ये पारसी हो गए। फिर बदरुद्दीन तैयबजी नाम से क्लियर है कौन हो गए, मुस्लिम हो गए। फिर ये यूरोपियन हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ठीक है, जॉर्ज यूल, यूल है, यूल है, ठीक है, यूल, YULE, ठीक है, जॉर्ज यूल, यूले, ठीक। तो शुरू के 4 अध्यक्ष को आपको याद रखना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी और जॉर्ज यूल। इसके बाद इस दर को छोड़ दो। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में अलग से पूछे जाते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार अध्यक्षता की, तो दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की। तो कब कब, 1886, 1906, देखो 20 साल का गैप, 1886 और 1906 दोनों कलकत्ता में, 20-20 साल के गैप में। 1885 में WC बनर्जी ने किया था, याद आ रहा है। 1886 में कलकत्ता में हुआ, ये बंगाल में, बम्बई में, सॉरी बम्बई में, ये कलकत्ता में। ठीक 20 साल बाद और हुआ 1906 में, ये भी कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नौरोजी ने की। और उसके साथ 1893 में बीच में लाहौर में भी इन्होंने अध्यक्षता की है, इस बात को आप याद
रखेंगे। तो ये 3 अलग से कैटेगरी बना के याद रखना। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की, ये तीनों मैं लाइन से याद करा। लाइन से याद करते चलोगे तो थोड़ा दिक्कत जाता है, तो बीच बीच में थोड़ा ट्विस्ट डाल दिया। अलग से कोलकाता वाला 1896 और 1911, ये 2 को अलग से याद करा रहा हूँ। क्यों, क्या खास बात था? 1896 में जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ, 1896 में जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ, उसमें वंदे मातरम गाया गया था। 1911 में जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ, उसमें जन गण मन गाया गया था, एक राष्ट्रीय गीत और एक राष्ट्रीय गान। ठीक है, तो इस ये दोनों कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ, तो ये भी आपको याद रह जाएगा। एक 1896 और 1911 में, ये ईयर याद रखना है, कहाँ हुआ वो याद रखना है, कौन कौन अध्यक्षता किया वो भी जरूरी हो जाता है, तो उसको भी याद रखना है, क्या खास बात था उसमें वो भी याद रखना है। ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें थोड़ा मेहनत जरूर लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, याद नहीं हो रहा करके। एक बार में किसी को याद नहीं होता, हमको भी याद नहीं होता। ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट मत करना 4-5 बार 6 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अभी क्या बताया, शुरू के 6 सेशन मैंने आपको याद कराया। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 1885 में। अब जब हर साल सेशन होना है तो 1-1 साल के गैप में होगा, तो 85, 86, 87, 88, 89, 90, ये 6 सेशन मैंने याद कराया। पहला बम्बई, फिर कोलकाता, फिर मद्रास, इलाहाबाद, फिर बम्बई, कोलकाता, ये 6 याद करा दिए। फिर दादा भाई नौरोजी को अलग से देख रहे हैं कि उन्होंने 3 बार अध्यक्षता की। कई बार सवाल पूछा गया, 3 बार अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी, बहुत बड़े नेता थे। ठीक है, तो 3 बार कहाँ कहाँ किए? 1886 में कोलकाता शुरुआत किया, 20 साल बाद और कोलकाता में हुआ 1906, और बीच में 1893 में लाहौर में किए। ठीक है, उसके बाद 2 अलग से कोलकाता में अधिवेशन हुए, उसको भी मैं बताया। एक में वंदे मातरम मतलब राष्ट्रीय गीत गाया गया, और एक में राष्ट्रीय गान गाया गया। दोनों कोलकाता में हुए। जो वंदे मातरम वाला है कोलकाता में हुआ 1896 में, और जो जन गण मन है वो 1911 में हुआ। ठीक है, इसके अध्यक्षता किसने की? अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी, एक मुस्लिम थे। वैसे भी वंदे मातरम जो है मुसलमानों के लिए थोड़ा विवादास्पद रहता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एक मुसलमान ने की थी, ऐसे याद रख सकते, तो रहमतुल्लाह सयानी। और 1911 वाला बी.एन. धर है, बिशन नारायण धर पूरा नाम है, जनगण मन बी.एन. धर। ठीक, चलो इतनी सी बात याद रहेगी। अब देखो, ये टोटल मैंने ऊपर का 6, 6 + 3 9, 9 2 11, 11 अधिवेशन आपको याद करा दिए। अब इसके बाद के सेशन में याद कराता हूं एक कहानी के माध्यम से, एकदम शॉर्ट, उसको अपन आगे चल के रिपीट भी करेंगे। सबसे पहले जिस क्षेत्र के नेता जागरूक थे वो क्षेत्र कौन था? बंगाल। जितने भी बड़े समाज सुधारक आए, जितने भी बड़े धर्म सुधारक आए, सब के सब ज़्यादातर बंगाली थे। पहले समाज सुधारक के नाम पे हम जानते हैं किसको? राजा राम मोहन रॉय को, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो ज़्यादातर सब बुद्धिजीवी कहाँ पैदा हो रहे थे? बंगाल। सब बंगाली लोग पहले आए सामने। ठीक है, अब अंग्रेजों को मालूम था कि भी ये लोग ज़्यादा यूनिटी बना के चलेंगे ना तो हमारे लिए दिक्कत है, तो इन बंगालियों को तोड़ना है। जितने भी बंगाल में समझ लो बंगाली। अब जब भी मैं हिस्ट्री में बंगाल की बात करूं तो केवल बंगाल शामिल नहीं है उसमें। आज का पश्चिम बंगाल, आज का पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल मतलब बांग्लादेश, मेरे बांग्लादेश भी हिस्सा था नहीं। तो आज का पश्चिम बंगाल, आज का पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल मतलब बांग्लादेश, उड़ीसा, उड़ीसा भी शामिल था, बिहार भी शामिल था, झारखंड का कुछ हिस्सा भी शामिल था। इतना पूरा बंगाल था, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र था। ठीक है, तो सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं। तो लॉर्ड कर्जन नाम के उस समय वॉइसरॉय थे इंडिया में। उसको लगा कि यार जब तक इन लोग यूनिटी में रहेंगे ना तब तक हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि 1857 में इतनी बड़ी क्रांति क्यों हो गई? क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हो गए। हिंदू मुस्लिम दोनों एक हो गए। कैसे? वो बताया कि जो कारतूस यूज करते हैं चर्बी वाला बंदूक में, उसको मुंह से खोलना होता था। जो बारूद रहता है जिसकी वजह से गोली आगे भगता है, वो बारूद को डालने के लिए ऐसे मुंह से खोलना पड़ता था पीछे का कार्ट्रिज। तो बता दिए वो मांस से बना है, और मांस किसका मांस बना है? गाय का और सुअर का। ठीक है, तो कई इतिहासकार बोलते हैं कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, अंग्रेज जानबूझ के ऐसा क्यों करेंगे? तो राजनेताओं लोग उसको भड़का दिए। ठीक है, जानबूझ के गाय इसलिए क्यों किए? ताकि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, किनके? हिंदुओं के। सुअर वाला इसलिए किए ताकि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, किसके? मुसलमानों के। एक हो गए। कल इस पर बात किए थे ना कि दोनों का हित सेम रहना चाहिए, तब किसी के सामने आवाज खड़ा करते हैं। इनको मालूम था कि भैया अगर वहां पे रूल करना, इंडिया में राज करना है तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाना पड़ेगा। बांटो और राज करो, फूट डालो, राज करो। तो बंगाल में बहुत ज़्यादा यूनिटी देखने को मिल रहा था। तो लॉर्ड कर्जन उस समय के जो वाइसरॉय थे, उन्होंने एक प्लान सोचा। बोले किसी न किसी तरीके से बंगाली लोगों को बांटना है आपस में। तो बांटे। बहुत प्रसिद्ध घटना है 1905 का बंगाल विभाजन। 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बंगाल पार्टीशन। क्या? बंगाल
पार्टीशन। ठीक है, 1905 में घटना है बंगाल पार्टीशन। आगे चल के इसको पूरा विस्तार में एक लेक्चर पढ़ेंगे, बट चूंकि अभी मेरे को लाइन से इसको याद कराना है कहानी के माध्यम से, इसलिए बता रहा हूँ। बंगाल पार्टीशन में क्या हुआ, ये जो पूरा बंगाल था इसको 2 भागों में बांट दिया गया, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल। अरे आज पश्चिम बंगाल है तो कोई ना कोई पूर्वी होगा, तभी तो पश्चिम है ना। तो क्या, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। सबसे पहले इसमें क्या बांटे, हिंदू और मुस्लिम। इधर ज्यादातर कौन थे, हिंदू, और जो बांग्लादेश वाला एरिया है इसमें कौन थे, मुस्लिम। तो पहले बंगाल को हिंदू और मुस्लिम में बांट दिए, है कि नहीं। बांटने कारण अगर आज पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा होता ना तो कोई इंडिया पाकिस्तान चलता ही नहीं, लेकिन चूंकि बांट दिए इसलिए हम उसको एक अलग देश के रूप में देखते हैं, अलग राष्ट्र के रूप में देखते हैं, अलग व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ही बांट दिए, हिंदू और मुस्लिम कर दिए। अब हिंदुओं में भी कैसे बांटे, जो हिंदू वाला पोर्शन था पश्चिम बंगाल, इसको भी इधर बंगाली हिंदू अलग और बंगाली भाषा बोलने के अलावा और जो भाषा बोलते हैं वो अलग हिंदू अलग, तो उसमें भी बांट दिए। जैसे हम लोग हिंदू मुस्लिम में तो बटे ही बटे हैं, लेकिन हिंदू में भी कोई फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बटा हुआ है, फिर बिहारी में बटा हुआ है, छत्तीसगढ़िया में बटा हुआ है, यूपी वाले में बटे हुए हैं सब, कोई साउथ इंडियन में बटा हुआ, सब अलग अलग एक दूसरे गाली दे ही रहे हैं, है कि नहीं। तो बस ये बांटने का प्लान, तो ये आम जनता को समझ आए ना है, लेकिन वहाँ के राजनेताओं को समझ आ गया, जो बुद्धिजीवी लोग थे। तो इसका विरोध किया गया और इसके विरोध में एक आंदोलन चलाया गया जिसको नाम था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। ये बोले बंगाली भाषा को रद्द करिए, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन चलाएंगे। तो बोले नहीं करेंगे, जो आंदोलन चलाना चला लो। तो एक आंदोलन सक्रिय हुआ उस समय जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। बस सुनना अभी कहानी, ठीक है। अब स्वदेशी आंदोलन में क्या किए, जितने भी स्वदेशी वस्तु हैं उनको अपनाया गया और जितने भी विदेशी वस्तु हैं उनका बहिष्कार कर दिया गया, ठीक है। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि अंग्रेज आए थे केवल और केवल लाभ कमाने के लिए, और उनको लाभ कब होता, जब उनकी वस्तुएं बिकती, ठीक है। राज भी कर रहे थे इसीलिए ताकि व्यापार अच्छे से कर पाए। अब उनकी वस्तु कोई खरीदेगा ही नहीं तो बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं, उनको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, लाभ नहीं होगा, लाभ नहीं मिलेगा, सब बोरिया बस्तर उठा के वापस अपने घर चल देंगे, है कि नहीं। तो ये तरीका अपनाए, बोले कि कोई जीन्स पैंट नहीं पहनेगा, सब क्या पहनेंगे, धोती पहनेंगे। भले चीरा फटा 2-3 एयर कंडीशनर के लिए जगह बोले, फिर भी धोती पहनना है। बाहर का साबुन यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ करेंगे तो कैसा, पतंजलि वाला ठीक है, लाइफ बॉय यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे जितने भी स्वदेशी वस्तु थे उसी का ही उपयोग करना है, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना, चाहे विदेशी कोई भी संस्था हो, स्कूल है भाई मत जाओ, ऐसा ये सिस्टम था। ये आंदोलन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। कोई भी आंदोलन शुरू रहता है ना तो बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हाँ मज़ा आ रहा है, बोले धोती पहन के घूम रहे हो, ठीक है, उघरा घूम रहे, ऐसे नहीं है, कपड़ा ही नहीं है, धोती भी नहीं है, बोले ऐसे ही घूम रहे हो। तो मज़ा आया लोगों को, लोग बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किए इसमें, ये आंदोलन अच्छा चल गया, ठीक है। और ऐसा बताया जाता है कि उस समय आज़ादी मिल जा रही है, लेकिन कांग्रेस के वजह से, कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर्स की वजह से ये आंदोलन बाकी भारत में नहीं पहुंच पाया। तो बंगाल में बहुत ज़्यादा ये फेमस हो गया ये आंदोलन। तो उस समय जो नेता थे, जो भी जिन्होंने ये आंदोलन को चालू किया, वो चाहते थे कि ये जो आंदोलन है ये पूरे भारत में फैले, लेकिन कुछ कांग्रेस के बड़े नेता नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे, उसका कारण ये है क्योंकि कांग्रेस में भी 2 प्रकार के गुट थे, एक को बोला था नरम दल, एक को बोला था गरम दल। कांग्रेस के ही लोग थे लेकिन 2 अलग अलग विचारधारा के। नरम दल वाले लोगों का मानना था कि भैया हम अंग्रेजों के साथ संबंध अच्छा बनाएंगे, ये लोग संबंध अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, नेताओं के साथ संपर्क में रहते हैं कि भैया ठीक है, कुछ होगा तो फोन कॉल किए, बंदे लोग को भेज देना, वो भेज देता बंदे। लेकिन अब बताओ, जो उनका सपोर्ट ले रहे हैं उन्हीं का खिलाफ अगर बात करेंगे तो उनका सपोर्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। दूसरे जो गरम दल के विचारधारा थे उन लोग अलग बोले कि नहीं, हम तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हारे बारे में लोगों को भड़काएंगे, ठीक है। तो ऐसी उन लोग नीति अपनाते थे, 2 अलग अलग विचारधारा के लोग थे। तो जब ये स्वदेशी आंदोलन सक्सेसफुल हो गया तो इसको बाहर लाने की बात की गई, मतलब बाकी इंडिया में भी चालू करेंगे बोले। लेकिन कुछ नेता बोले कि नहीं भाई, इससे तो हमारा संबंध खराब हो जाएगा अंग्रेजों के साथ। बोले ऐसा नहीं होगा। इसी बात को लेकर वाद विवाद होने लग गया, ठीक है। तो पहला वाद विवाद तो 1905 में हुई, ठीक है। अब ये विवाद आगे चल के 1906 में बढ़ता है। जब कलकत्ता में अधिवेशन होता है तो जो गरम दल के नेता रहते हैं वो ये मांग रखते हैं कि जो इसके अध्यक्ष है वो कौन होने चाहिए, गरम दल के लीडर होने चाहिए। जैसे लाला लाजपत राय थे उस समय, गरम दल के नेता, फेमस लीडर। क्यों, अध्यक्ष होने से एक फायदा ये मिल जाता कि रिजोल्यूशन पास होने में आसानी होती है, जितना भी रिजोल्यूशन है वो पास होने में, मतलब ये समझ लो कि जिसका अध्यक्ष रहता उसकी बात ज्यादा मानी जाती है। तो जो गरम दल के नेता थे वो चाहते थे कि अध्यक्ष कौन बने, गरम दल का कोई नेता बने। लेकिन नरम दल के लोग चाहते थे कि अध्यक्ष कौन बने, नरम दल का कोई नेता बने, ठीक। तो दोनों में वाद विवाद 1906 में ही होने लग गया। लेकिन उस समय शांत कौन करा दिए, दादा भाई नौरोजी। ये दोनों तरफ से थे, समझ लो। हालांकि नरम दल वाले थे लेकिन गरम दल के लोग भी इसका इज्जत करते थे, और नरम दल के कोई ऐसा रहता है बुजुर्ग जो इसका इज्जत सब करते हैं, ले हाँ।
तो ये दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, उसी टाइम दादा भाई नौरोजी बोले तुम भी बैठो तुम भी बैठो, अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक। तो इस समय तो झगड़ा टल गया, नहीं तो झगड़ा यहीं पे होता कांग्रेस के बीच। तो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता कौन की? दादा भाई नौरोजी। तो ये कहानी समझ आए, ये बहुत अच्छे नेता थे, ठीक है। लेकिन आगे चल के फिर ये वाद विवाद उठने लग गया, फिर दादा भाई नौरोजी सामने आए, तुम बैठो अध्यक्षता कौन करेगा? फिर अब दोनों खकवाए थे, बोले अब बेटा तुम बैठो, नहीं अभी स्वर्गवास हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे सूरत में स से सात और स से सूरत याद रखना, स से सात स से सूरत, और किसी किसी का सूरत रास नहीं आता, देख के चिड़ हंसता है, तो रास से रखना, रास बिहारी घोष। तो सूरत में फिर अध्यक्षता हुआ, लेकिन ये नरम दल के लोगों को मिल गया। अब गरम दल के लोग ऐसे ही खगवाए थे और गरम मिजाज के रहते थे। तो जब भाषणबाजी चल रहा था ना, तो उसी बीच लड़ाई झगड़ा में, जैसे अभी का संसद का माहौल देखना कई बार, वो टेबल को ठोकेंगे, हो शेम शेम ऐसा चिल्लाएंगे, सब झगड़ा लड़ाई करते थे। तो ऐसी सिस्टम चल रहा था, उसमें कोई जूता निकाल के फेंक के मार दिया, कोई गरम दल का नेता जूता फेंक के मार दिया, वो जूता लग गया फिरोज शाह मेहता को। तो जो नरम था वो भी गर्म हो गया, वो भी जूता बेल्ट निकाल के फेंक के मारा। ऐसी गर्मा गर्मी में कोई कुर्सी चेयर सब फेंक रहा है, इसमें वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पुलिस बुलाना पड़ गया, जितने भी गरम दल के नेता थे उन लोगों को डंडा पीट के बाहर भगा दिए। तो कांग्रेस में पहली फूट पड़ी कब? 1907 में। इन लोग साथ साथ नहीं रह पाए, तो सब ट्रिक याद रख लेना, कब फूट पड़ा, कब साथ साथ नहीं रहे? 1907 में। स से सात, स से सूरत में यह अधिवेशन हुआ। सूरत रास नहीं आया, तो उसके अध्यक्षता कौन की? रास बिहारी घोष। किसी की रास आ जाती है, किसी की नहीं आती, ठीक। तो राज, तो सब इसको याद रख लेना, क्लियर। आगे चल के फिर मिलन भी हो जाता है, मिलन की भी अपनी एक कहानी है, ठीक है। देखो 1907 में विभाजन हुआ, और कब तक मिलन नहीं हो पाया? 1916 तक। इतने 9 साल तक ये लोग सब जुदा जुदा रहे। लेकिन एक मैडम आई, एनी बेसेंट, इसको भी सब मानते थे नरम दल वाले भी और गरम दल वाले भी, ठीक है। जो एक शायरी है तहजीब हफी की, मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा काटता, मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। लारियों से ज़्यादा बहाव था उसके हर एक लफ्ज़ में, मैं उसके इशारे नहीं काट सकता, बात क्या काटता। तो इतना दबदबा था किसका? एनी बेसेंट का। तो भैया जब उसके इशारे नहीं काटते, बात कैसे काट देते, ठीक है। तो आगे चल के एनी बेसेंट दोनों को मिलाती है। बट पहला विभाजन कब हुआ पूछा जाए तो कांग्रेस का 1907 में सूरत अधिवेशन में, ठीक है। मिले कब? तो 1916 में। 16 हो गया, 16 हो गया कब? 16 में। तो 1916 में 16 हो गया, याद रखना। और 16 हो गया, लकी थे लखनऊ, ऐसे रिलेट कर सकते हो। और भैया 16 हो जाएगा तो मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे दो लोग मिल जाएंगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो मजा से आएगा ना। मजूमदार, AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार उसकी अध्यक्षता की, ठीक है। नरम दल गरम दल, 2 दिल मिल गए, नरम दिल गरम दिल, तो मजा आ गया। मजा आने से क्या? मजूमदार। तो AC मजूमदार। इसमें ये जो विभाजन हुआ था वापस में मिल गया 1916 लखनऊ में, ठीक है। और इसमें और 2 पार्टी का मिलन हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का। मुसलमान लोग आगे चल के एक अलग पार्टी बना लिए थे, तो उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी कभी मिलन हो गया था 1916 में। उसकी मुख्य नायिका कौन थी? एनी बेसेंट, ठीक है। कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिलेटेड है। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों लोग सामने आए, और ये 2 अलग अलग पार्टियों को, एक पार्टी के 2 अलग अलग विचारधारा के लोगों को मिलाने में मदद की, ठीक है। बताया एनी बेसेंट। अरे आप बोल दिए और नहीं होगा ऐसे, कब मिलना है बताओ? लखनऊ से आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे, टेंशन हो जाओ, ठीक है। तो एनी बेसेंट की बात को नहीं टाली, एनी बेसेंट एक मुख्य नायिका थी इन दोनों को मिलाने में, क्लियर, समझ आए। इसलिए एनी बेसेंट का इतना पावर था, इसलिए अगले साल इसकी अध्यक्षता किसको दे दी गई? मतलब कांग्रेस का कमान संभालने के लिए किसको दे दिया गया? एनी बेसेंट को, 1917 में कलकत्ता, समझ आए। इसलिए एनी बेसेंट। अब इसको डायरेक्ट याद रखना हो तो 17 खतरा करके याद रख सकते हो। मान के चलो एक गाड़ी की कमान लड़की के हाथों में होती है, तो खतरा रहता है कि नहीं रहता? ठीक है, नहीं रहता, रहता जैसा भी आपकी अपनी विचारधारा, लेकिन रहता है बोल के खतरा से 17 रखना। कौन? लड़की। लड़की मतलब एनी बेसेंट, क्लियर, ठीक। 1917 एनी बेसेंट याद रहेगा। तो अगर मैं पूछूं कि कांग्रेस की अध्यक्षता पहली महिला कौन थी, कौन किया? एनी बेसेंट, ठीक है। पहली भारतीय महिला कौन थी? गलत, पहली महिला एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला आगे चल के 1925 में कौन बनती? सरोजनी नायडू, 1925 कानपुर में, नीचे लिखा होगा 1925 वाला, ठीक है। तो ये ऊपर का ये 3 1905 1906 1907 समझ आया, बता रहा हूँ। अभी सिर्फ सुन लेना कहानी, जो ट्रिक है उसको समझ लेना, और कल परसों नरसों 3 4 5 दिन लगेंगे इसको याद करने में, कर लेना, ठीक है। क्योंकि एक दिन में याद नहीं होने वाला, मेहनत लगता है।
ठीक है, तो 1905, 6, 7 भी याद हो गया, 3 अलग अलग कैटेगरी याद करा दी आपको। 7 के बाद सीधा 16, 16 भी याद करा दिया, लखनऊ 16 हो गया तो मजा आ गया, मजूमदार। फिर 1917 कलकत्ता में एनी बेसेंट आ गई, प्रथम महिला देश थी। लेकिन 1925 कानपुर सरोजनी नायडू, तो महिला है, पहली महिला ये भी है, लेकिन कैसी महिला है? भारतीय महिला। ठीक है, भारतीय महिला मान के चलो, कुछ कुछ भारतीय महिला, सब मैं बोलूंगा तो सामने महिलाएं बैठी हुई हैं, फिर नाराज हो जाएंगी। ठीक है, नाराज हो जाती, तो कुछ भारतीय महिलाएं बहुत चुगली करती मतलब कान दर्द कर देगा, तो कान दर्द से कहा ना कानपुर। तो जो पहली भारतीय महिला कहाँ? कानपुर में। कब? 1925 में। क्लियर, याद रहेगा। कौन कौन से अधिवेशन बताया? शुरू का 6, 1885, 86, 87, 88, 89, 90। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, ये 6 क्लियर होता। दादा भाई नौरोजी ने तीन जगह अध्यक्षता की है, 1896, 1906 और बीच में 1893 में। कलकत्ता एक बीच वाला लाहौर, 1893 का। फिर कलकत्ता में जनगणमन और मतलब राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत एक साथ हुआ, 1896 भी कलकत्ता, रहीमतुल्लाह सयानी। 1911 कलकत्ता, बी एन धर, बिशन नारायण धर। ठीक है, ये दोनों कलकत्ता में हुआ, ये अलग से हम लोग याद कर लिए। फिर 1905, 6, 7 लाइन से देख रहे हैं, तो 5 का अध्यक्षता किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने, उसकी कहानी बताया, गोपाल कृष्ण गोखले। उसी समय ये स्वदेशी आंदोलन चला, उसका पूरा कहानी बताया। फिर 1906-7 में विवाद गरमाया, तो वहां से कहानी से थोड़ा बहुत याद आया होगा। 1906 में कौन बन गए थे? दादा भाई नौरोजी। उस समय लाला लाजपत राय सामने आ रहे थे, लेकिन उनको बैठा दिया गया। राज बिहारी घोष सामने आ रहे थे, उनको भी बैठा दिया गया। कौन आ गए? दादा भाई नौरोजी। 1907 में ये बात नहीं बन पाया, राज बिहारी घोष बन गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, अलग हो गए सूरत में। वो जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था आगे चल के, कब सुलह हुआ? 16 में, 1916 में। सुलह हो गया मतलब लकी हो गया, लखनऊ में। सुलह हो गया मतलब मजा आ गया, मजूमदार। कहीं मजूमदार मिलेगा, कहीं मजमू आदर मिलेगा। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति है, एसी मजूमदार या एसी मजमू आदर। ठीक, 1916 मैंने बता दिया। फिर इनको मिलाने में प्रमुख भूमिका किसकी रही? एनी बेसेंट की रही, और उसकी एक पार्टी भी थी, आगे बात करेंगे उस पर। ठीक है, तो एनी बेसेंट को अगले साल के लिए अध्यक्ष बना दिया गया। कब? 1900, अगले साल मतलब 1917 में, कलकत्ता में। 17 खतरा ऐसे याद करें। ये पहली महिला थी, कांग्रेस पहली महिला अध्यक्ष। लेकिन पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू, वो कान से आगना कानपुर में। कब? 1925, याद रहेगा। ठीक है, 1907 में सूरत में, और फिर आगे मद्रास वाला याद रख लेना, तो वो भी राज बिहारी घोष किए थे। 1915 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे वॉइसरॉय है जिन्होंने अध्यक्षता में भाग लिया था, मतलब कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, लॉर्ड वेलिंगटन। उस समय वॉइस नहीं थे, आगे चल के वॉइसरॉय बनते हैं। तो ये बम्बई के अधिवेशन में थे, इसको अब एक बार देख लेना, याद कर लेना। फिर 1918 का विशेष अधिवेशन हुआ, इसको रीड मार लेना, रीड मार के याद कर लेना। 1920 में 2 अधिवेशन हुए, एक नागपुर में, ये नॉर्मल अधिवेशन था। 1920 में विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, लाला लाजपत राय। पहला ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसी गर्म दल के नेता ने की, वो 1920 का अधिवेशन था कलकत्ता का, जो कि विशेष अधिवेशन था। कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, ये भी अपन देख लेंगे। 1924 वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेलग्राम या बेलगांव या बेलग्राम, ठीक, कर्नाटक। इसकी अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी अध्यक्षता की मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे याद किया इसको? महात्मा गांधी को देखे होगे, हमेशा कुछ ना कुछ काम करते हो, कहीं रैली में जा रहे हैं, कहीं कभी चरखा बना रहे हैं, कुछ काम। तो महात्मा गांधी जो थे कितने घंटे काम करते थे? 24 घंटे। ठीक है, देखे नहीं तो कैसे बोल दिए। ठीक है, लेकिन मानना है कि क्या 24 घंटे काम करते थे, वैसे याद रख लेना। तो महात्मा गांधी 24 घंटे से आना 1924। और गांव के ज्यादा हितैषी थे, तो गांव बेलगांव। ठीक, तो बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। तो 1924 में बेलगांव कर्नाटक की अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस वाला महात्मा गांधी ने। तो अगर सवाल पूछा जाए कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन जो गांव में हुआ, तो कब, क्या बताओगे? गलत, नाम बस बेलगांव है, लेकिन वो गांव नहीं था, क्या था? शहर था। तो गांव वाला कौन सा है? फैजपुर। ठीक है, फैजपुर, समझेगा। उसको ऐसे याद कर लिया, ज्यादातर जो फौजी निकल के आते हैं गांव वाले से निकल के आते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं उधर बालोद वाले रास्ते में जा रहा था, तो एक तो गांव पड़ता, सैनिक गांव नाम है उसका। गांव का नाम ही सैनिक है, चौक में सैनिक का एक पुतला भी बना हुआ है। वहाँ रूल है, हर गांव से एक लड़का सेना में भर्ती होगा। ठीक, तो ऐसे लेट कर लेना। तो फौजी वाला गांव से लेट कर सकते हो। 1937 फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू जिसकी अध्यक्षता किए थे, याद रहेगा। ठीक, ये आप देख सकते हो 1929 लाहौर में हुआ जवाहरलाल नेहरू, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके ऊपर एक अलग से चर्चा करेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखो 1938 और 39 का मैं याद करा रहा हूँ आपको। एक हरिपुरा, एक त्रिपुरा है, 1938 1939, हरिपुरा त्रिपुरा, दोनों में सुभाष चंद्र बोस है। तो इनकी कहानी बताता हूँ। एक टाइम में महात्मा गांधी एकदम पीक पे थे, जैसे आज नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ, ये नेता एकदम पीक पे हैं। ठीक है,
भले खिलाफ बोलने वाले बहुत थे लेकिन फिर भी पीक पे हैं, अपने चरमोत्कर्ष पर हैं। वैसे एक टाइम में महात्मा गांधी अपने पीक पर थे, ठीक है, उनकी विचारधारा पीक पर थी, और उनकी विचारधारा क्या थी? सत्य अहिंसा, ठीक है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ठीक उसके विपरीत एक नई विचारधारा लेकर आए। बोले भैया ये सब ऐसे भीख मांगने वाला काम नहीं करना है। कुछ गरम दल के नेता तो ये कांग्रेस की नीति को भिखमंगा नीति बोलते थे, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक उसको भिखमंगी नीति बोलते थे कि तुम सिर्फ मांग रहे हो, आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। ऐसे गरम दल के नेता लोगों का विचारधारा था। उसी को थोड़ा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूप दे दिया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक लेक्चर जरूर लेंगे, कैसे व्यक्तित्व थे ये जानने के लिए, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस एक नए नेता के रूप में उभर के आए। उनमें बोलने की शैली जबरदस्त थी, मतलब जहाँ पे भाषण दे दिए मतलब वो लोग उनके तरफ हो जाएंगे। आगे चल के आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हैं। आज़ाद हिंद फौज किसकी फौज थी? इंडिया की फौज थी। किसके तरफ से लड़ रही थी? ब्रिटेन की तरफ से, मतलब ब्रिटेन का कब्जा था। वर्ल्ड वॉर 2 में ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। वो सारे के सारे सुभाष चंद्र बोस को मारना चाहते थे, ठीक है। तो लोगों ने सुझाव दिया कि भैया ये आज़ाद हिंद फौज के सामने आप मत जाओ, ये तुमको मार देंगे। बोले नहीं कोई बात नहीं। चले गए, हजारों लोगों के बीच अकेले चले गए और सब मारने के लिए दौड़े भी। बोले मार लेना लेकिन आधा घंटा बाद मारना। बोले आधा घंटा क्या? आधा घंटा पहले मैं तुमको भाषण दूंगा। बोले आधा घंटे बाद सारे के सारे फौज इधर हो गए, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस भाषण देते थे, एकदम तगड़ा भाषण देते थे। तो महात्मा गांधी का एक तरफ विचारधारा था सत्य और अहिंसा। बोले कोई सत्य अहिंसा वगैरह नहीं, बोले हिंसा करेंगे, ठीक है। तो इनकी विचारधारा अलग थी। और महात्मा गांधी ऐसे नेता थे जो उनके रास्ते में जो भी आते थे उसको साइड लगा देते थे, ठीक है। बहुत अच्छे वक्ता भी थे, बहुत अच्छे नेता भी थे, बहुत अच्छे मास्टरमाइंड थे महात्मा गांधी, ठीक है। तो सारे नेताओं को साइड लगाते आ ही रहे थे, ठीक है। बीच में रास्ते में कौन आ गए? सुभाष चंद्र बोस। अभी एक नई सोच लेके आए। जवान लोग वैसे भी लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहते ही हैं, है ना। तो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस का टकराव होने लग गया, ठीक। 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनकर आए, ठीक। हरिपुरा में इन्होंने अध्यक्षता की। और जब यहाँ पे भाषण दिए ना, तो भाषण को महात्मा गांधी बैठ के सुने और वहां से उनको लगा कि नहीं भैया ये बंदा ठीक नहीं है, ये मेरे प्लान पे पानी फेर देगा, पूरा मेरे मेथड पे पानी फेर देगा। तो महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस से क्या हो गए? चिढ़ गए। आगे चल के 1939 में सुभाष चंद्र बोस भी पीक पे पहुंच गए। इधर महात्मा गांधी तो थे ही, लेकिन फिर उनको टक्कर देने के लिए कौन आ गया? सुभाष चंद्र बोस। तो 1939 में त्रिपुरा में भी अधिवेशन हुआ। सुभाष चंद्र बोस बोले कि इसकी अध्यक्षता मैं करूंगा। महात्मा गांधी बोले बेटा मैं इतना बड़ा नेता होके मैंने एक बार किया, 1924 में तुम 2-2 बार करोगे। तो सुभाष चंद्र बोलो कि नहीं बैठ जाओ। तो बोले नहीं बापू, एक काम करते हैं, वोट करा लेते हैं। ऐसी थी ना कि जब स्वेच्छा से नहीं होने दें या बिना विरोध के, निर्विरोध किसी का चुनाव ना हो, तो इलेक्शन होने की बात है। रूल में तो यही थे। बोला ठीक है। तो महात्मा गांधी भी ताम बोल दिए कि ठीक है इलेक्शन में देख लेते हैं। अब महात्मा गांधी को लगा कि मैं जीत जाऊंगा, मेरे समर्थक हैं, लेकिन कुछ अंतर से महात्मा गांधी हार जाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते, उनके तरफ से अपने एक कैंडिडेट उतारते, पट्टाभी सीतारमैया। तो वोटिंग होता है, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। अब मुंह फुलाक बढ़ जाते कौन? महात्मा गांधी। सबके सामने बोलते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। चलो ठीक। अब जब ये अध्यक्ष बन जाते हैं तो कांग्रेस के अंदर और भी बहुत छोटी छोटी समितियां होती थी, अलग अलग मुद्दों पे काम करते थे, ठीक। तो जितने भी महात्मा गांधी के चेले थे वो बहिष्कार कर देते थे उसका, सुभाष चंद्र बोस को काम करने नहीं देते। तो सुभाष चंद्र बोस का मूड खराब हुआ, ये बोले कि ठीक है भैया तुम अपनी कांग्रेस पार्टी अपने पास रखो, मैं चलता हूँ। तो सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता त्याग देते हैं, अध्यक्ष पद को त्याग कर चले जाते। तो ये 1938 और 1939 दोनों को याद रखना। ये त्रिपुरा है, त्रिपुरी नहीं है। त्रिपुरा त्रिपुरी दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। त्रिपुरी, ठीक, त्रिपुरी है, त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरा एक राज्य है, त्रिपुरी एमपी में पड़ेगा, क्लियर। उसके बाद 1940 का रामगढ़, नाम रामगढ़ है, नाम राम है, लेकिन इधर एक हिंदू वाला नाम हो गया, इधर मुस्लिम वाला है, अबुल कलाम आजाद। सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता करने वाले 1940 से 46 तक कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। अबुल है वो, अब्दुल नहीं है, अबुल है, ठीक है। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, वो नहीं है, ठीक है, वो तो बाद में आया भैया, है ना। ये दूसरे अबुल कलाम आजाद, क्लियर, ठीक है। तो ये रामगढ़ में अध्यक्षता किसने की? अबुल कलाम आजाद ने की। और सबसे लंबे समय से 40 से 40 का है, इतना लंबा समय तक का है, तो कोई फेवरेट नहीं थे किसी के। हुआ ये 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, जो कि चला कब तक? 1945। तो इस समय कोई इस अधिवेशन वगैरह नहीं किया, ठीक है, ये सब चोचले नहीं किया, अलग अलग आंदोलन में बिजी थे, कोई भारत छोड़ो, कोई दुनिया छोड़ो, ऐसा आंदोलन में बिजी थे, ठीक है। तो ये 45 के बाद होना था, तो 46-47 में ये हुआ, ठीक। 1946 में मेरठ में आचार्य JB कृपलानी
इन्होंने अध्यक्षता की, और ये इंपॉर्टेंट है 1946 का। एक क्वेश्चन मेरे अकाउंटेंट वाले एग्जाम में पूछा था, मैं गलती कर दिया था। ठीक, पूछा गया था कि आजादी के समय अध्यक्षता किसने की थी। अब मेरे को ये मालूम था 1947 में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की। तो 1947 का डेट देख के राजेंद्र प्रसाद मार दिया, लेकिन गलत हो गया। आजादी के समय कौन थे? JB कृपलानी। बोले सर 1946 है ये तो। हाँ, दिसंबर 1946 में अध्यक्ष बने। अब अगला अध्यक्ष कब चुना जाता? दिसंबर 1947 में। लेकिन उससे पहले तो देश आजाद हो गया ना। तो आजादी के समय कौन अध्यक्ष रहा होगा? आचार्य JB कृपलानी। 1950 का नासिक का पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ये कुछ फेमस सेशन और उसके अध्यक्ष कौन थे, इस पर हम बात की आज के लेक्चर। आज का कुछ ऐसा कोई पॉइंट है इस लेक्चर में जो आपको नहीं समझ आया होगा तो पूछ सकते हो। नहीं, ठीक, इसको कल आप याद करके आएंगे। हिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। दूसरों से आपको आगे बढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एज लेना है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स पे आपको पकड़ बनाने पड़ेंगे जो दूसरा का कमज़ोर है, और हिस्ट्री उनमें से एक है। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि आप डेली उसको पढ़ें, डेली उसकी तैयारी करें। ठीक, तो घर जाके प्रेम पूर्वक इज्जत से क्या करना है आपको? रिवीजन करना है। क्लियर? चलो ठीक, ऑफ कर दो।